नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जेन प्लस पर। अब तैयारी नेक्स्ट लेवल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम करवा रहे हैं कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसका आज दिन है 9 PSS 9 आज हम करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है आपके आंखों के सामने। ये चलिए, पहला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली में डैश श्रेणी संरचना होती है। तो पंचायती राज प्रणाली, जो पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत, इसे रफ कर देते हैं, बलवंत राय मेहता, पूरा लिख देता हूं मैं, बलवंत राय मेहता समिति, समिति के द्वारा त्रिपक्षीय संघ में लाई गई थी। त्रिपक्षीय मतलब 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली जो है वो 3 श्रेणी संरचना में होती है। कब आई? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। लागू कहां पर हुई थी? राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में बेटा ये शुरू हुई 1959 में। ठीक है, 1959 में। क्लियर रहेगी बात। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है, भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? जनहित याचिका के लिए नींव किसने रखी? यहां पर बात हो रही है न्याय के लिए जनता की मांग, न्याय के लिए जनता की मांग, डिमांड ऑफ पीपल फॉर जस्टिस। नहीं बेटा, यह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, संविधान भी बेटा इसका आंसर गलत हो जाएगा। लॉ ऑफ पार्लियामेंट, संसद का कानून, संसद का कानून, बेटा यह भी गलत हो जाएगा। बात हो रही थी जनहित याचिका, तो ये होगा न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिवेशन। ठीक है, न्यायिक सक्रियता, तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल है? जैसा कि मैंने आपको कल वाले सेट पेपर में बताया था कि द्विसदनीय विधान मंडल बेटा 6 जगह पर पाई जाती है। तो मैंने आपको राज्य बताए थे जिसमें से 6 जगह पर थी ये विधानीय द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधान मंडल कितनी जगह पर होगा? 6। 6। कौन कौन सा, इसे देखेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, कर्नाटक, कर्नाटक, इसके अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। द्विसदनीय विधानमंडल यहां पर होगा। चलिए अगला प्रश्न, इसका तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? यहां पर पूछ रहा है द्विसदनीय विधानमंडल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा?
गुजरात, कर्नाटक, तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा बेटा, कर्नाटक। क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, एक ऐसी छवि डैश एक ऐसी छवि है जो प्राय फॉर्म और सामाजिक नेटवर्कों में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार, मुखौटा। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? अवतार। ये कह रहा है ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है अवतार। सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट है? इमेज फाइल का फॉर्मेट कौन है? आपके सामने ऑप्शन है AVI, MP4, PNG, FLAC। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? PNG। ये क्या है? इमेज फाइल का एक फॉर्मेट है। PNG इमेज फाइल का एक क्या है बेटा? फॉर्मेट है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, बटरफ्लाई किससे संबंधित है? क्रिकेट, जूडो, निशानेबाजी, तैराकी। क्रिकेट, जूडो, निशानेबाजी, तैराकी। तो बटरफ्लाई बेटा जो शब्द है वो तैराकी से संबंधित है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई। अगला प्रश्न, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? मैरी कॉम की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहां पे प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन तो बेटा किसकी थी? साइना नेहवाल, है ना। फिर दूसरा आ रहा है अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैंक, इम्परफेक्ट। तो बेटा अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किसका शीर्षक है? मैरी कॉम की आत्मकथा का। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? निम्न में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो देखिए यहां पर दिया हुआ है बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। तो अधिकतर लोगों को ये ट्रिक पता होती है कि जहां कहीं भी महाराज आ जाएं तो वो कथक से संबंधित है। पर लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ अजम्पशन होते हैं, कुछ ट्रिकों को जब हम याद करते हैं तो उनके अजम्पशन अपवादों को जरूर याद करना चाहिए। तो देखिए बिरजू महाराज कथक से हैं, बिल्कुल सही, पर लेकिन यहां पे पूछा है कथक कलाकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बिरजू महाराज तो हैं, तो ये गलत हो गया। लच्छू महाराज भी हैं, ये भी गलत हो गया। सितारा देवी भी हैं, ये भी गलत हो गया। तो किशन महाराज जो हैं वो कथक कलाकार नहीं हैं। ये क्या है? तबला वादक। किशन महाराज क्या हैं? तबला वादक हैं, तबला वादक। किशन महाराज तबला वादक हैं। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। यह कथक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे, मंगल पांडे। तो शेरे बलिया बेटा चित्तू पांडे को कहा जाता है। शेरे बलिया बेटा किसको बोलेंगे? चित्तू पांडे। तो चित्तू पांडे कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। शेर ए बलिया चित्तू पांडे। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मदत्त, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मदत्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जगह पर है? ऑप्शन ए बिठूर, ऑप्शन बी सितारापुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो बेटा ब्रह्मदत्त आश्रम जो था वो बिठूर में है आज, ठीक है। ब्रह्मदत्त आश्रम जो संबंधित है वर्तमान में आज उसका कौन सा होगा? बिठूर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिठूर। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो ऐसा कौन सा नगर है जिसका नाम पहले महोदय श्री था? तो महोदय श्री बेटा किसको कहा जाता था ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है महोबा, कामपिल्य, मथुरा,
कर्रोज, कर्रोज लिखा हुआ बेटा, ये कन्नौज होगा, है ना। यहां पर ऑप्शन डी का करेक्शन करेंगे, मैं यहां पे ऑप्शन डी लिख देता हूं। ऑप्शन डी जो होगा बेटा वो क्या होगा आपका, कन्नौज। ऑप्शन डी होगा बेटा आपका कन्नौज। क्लियर। तो यहां पे पूछ रहा है महोदय श्री, महोदय श्री कौन होता है बेटा, महोदय श्री किसका पुराना नाम है, कन्नौज का। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर रहेगी बात। महोबा, कांपिल्य, मथुरा, कन्नौज, तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, कन्नौज होगा। क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 12। बेराइट तथा एंडलूसाइट, बेराइट तथा एंडलूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पाया जाता है। ललितपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, सोनभद्र, मऊ, मिर्जापुर। तो एंडलूसाइट और बोराइट, है ना, बेराइट कहां पे पाया जाएगा बेटा, सोनभद्र में। सर्वाधिक ये कहां पे पाया जाएगा, सोनभद्र में। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर रहेगी बेटा बात। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश का निम्न में से, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के लिए काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाने वाला प्रसिद्ध जगह कौन सी है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर, बाराबंकी। तो सभी को इसका आंसर पता ही होगा जितने भी बच्चे यूपी जी के पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आजमगढ़। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के लिए आजमगढ़। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग, ठीक है, यहां पर बात हो रही है आर्टिफिशियल लिप्स मेड की, आर्टिफिशियल लिम्स मेड की। तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर, प्रयागराज। गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर, प्रयागराज। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, कानपुर। क्लियर रहेगी बात। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, कृत्रिम अंग बनते हैं बेटा कानपुर में। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में बात हो रही है फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क की बात कर रहा है ये। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहां पर ओपन किया गया था, नोएडा, व्रत नोएडा, आगरा, मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर होगा व्रत नोएडा। ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर, व्रत नोएडा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है बोलिविया, ब्राजील, पेरू, चिली। बोलिविया, ब्राजील, पेरू, चिली। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील की जनसंख्या ज्यादा है, इसमें आबादी ज्यादा है, तो ब्राजील क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम, न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम किस पुस्तक में लिखी है। ठीक है, तीनों नियमों को, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। आपसे कल वाले सेट में पूछा गया था कि क्रिया प्रतिक्रिया, यदि मैं गेंद फेंकता हूं दीवार की तरफ और दीवार से लौटकर वह गेंद आ जाती है, यानी मैंने करी क्रिया, दीवार ने क्या करी प्रतिक्रिया। तो क्रिया प्रतिक्रिया का कौन सा नियम था बेटा, गति का तीसरा नियम। पहले नियम में क्या आता है, बल की परिभाषा, दूसरे में बल का व्यंजक गुणांक, तीसरे में क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन ने इन तीनों गति के नियमों को कौन सी पुस्तक में लिखा है, ये आज आपसे पूछ रहा है। पुस्तकों के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्टिकस, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफिया। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो यहां पर पुस्तक जो लिखी गई है वो न्यूटन द्वारा, वो कौन सी लिखी है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो प्रिंसिपिया मैथमेटिका में न्यूटन ने गति के
तीनों नियमों के बारे में बताया है। गति के तीन नियम दिए हैं। किसके? गति के। क्लियर हो जाएगी बेटा बात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, सामान्य मिट्टी का कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? ऑप्शन है 10:1, 5:4, 1:1, 4:5। तो जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होगा वो होगा बेटा 10:1 का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर? 10:1। कार्बन नाइट्रोजन 10:1 के अनुपात में रहता है मिट्टी में। सामान्य मिट्टी की बात हो रही है। नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए, नेवेली कौन सी वस्तु की खान है जो कि प्रसिद्ध है? ठीक है, हीरा, सोना, लिग्नाइट, चूना पत्थर। तो नेवेली, ली लिग्नाइट, ली से लिग्नाइट, तो लिग्नाइट के लिए बेटा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। यहां पे ली की बात कर रहा है, ली से हो जाएगा लिग्नाइट। क्लियर? अगला प्रश्न, हिमालय में पांगसाउ दर्रा स्थित है जो कि अलग करता है या जोड़ता है। यानी कि हिमालय में पांगसाउ दर्रा डैश मिलाता है या मिलता है। किससे मिलता है? सिक्किम को चीन से मिलाता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से मिलाता है। ठीक है, सिक्किम को चीन से मिलाता है? नहीं, गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से मिलाता है? नहीं, ये भी गलत हो गया। उत्तराखंड को तिब्बत से मिलाता है? उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए, कोशिका की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका की खोज, सेल जो डिस्कवर करा था, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज कोशिका की खोज किसने करी है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब करी? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी। ठीक है, क्रॉक नाम की एक लकड़ी होती है, क्रॉक, जैसे कि जो बियर का जो ढक्कन होता है, बियर की बोतल का ढक्कन, उस पर एक लकड़ी लगी होती है, क्रॉक, है ना, उसके द्वारा करा था इन्होंने। उसमें इन्होंने बॉक्सेस देखे और उसकी खोज करी। पर लेकिन यहां पर बात हो रही है मृत की, और पूछ रहा है जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी? तो जीवित कोशिका की खोज बेटा किसने करी है? रॉबर्ट हुक नहीं, इन्होंने तो मृत की करी थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये बिल्कुल सही है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी बेटा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, देखिए यहां पे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाता हूं मैं। देखिए, मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाए थे, जिसमें मैंने बताया था 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है बेटा? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री साउथ क्या होता है बेटा? 90 डिग्री साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये पूछ रहा है पहली बार उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा, यहां पर कौन पहुंचा? तो सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम कौन पहुंचा? रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट
पियरी। क्लियर हो गई। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन है? रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या हो गया? आंसर हो गया। पर लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा? दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा? दक्षिणी ध्रुव पर एमुंड सेन। एमुंड सेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा एमुंड सेन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा रॉबर्ट पेरी। दोनों का ध्यान रखेंगे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पेरी। और जो पहले नंबर पर रोनाल्ड एमुंडसन दिया है, ये किस पे पहुंचे थे? ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। बेटा क्लियर रहेगी बात? साउथ पोल पर पहुंचे थे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में काला प्रकरण सीरियल्स राइडी किसके साथ जुड़ा हुआ है? सीरियल्स राइडी किसके द्वारा? एलपीजी में काला प्रकरण सीरियल राइडी किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो इसकी जो जुड़ाव था वो किसके साथ था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो महाराष्ट्र बेटा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। कर्नाटक भी गलत होगा, केरल भी गलत होगा। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना। क्लियर रहेगी बेटा बात? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खुजराहो में, नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था? पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? सोलंकी शासक, सोलंकी शासक, सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम, भीम देव प्रथम के मंत्री, भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह, विमल शाह द्वारा, विमल शाह द्वारा, ध्यान रखेंगे, विमल शाह द्वारा बनाया गया। दिलवाड़ा जैन मंदिर सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह द्वारा बनवाया गया। क्लियर है? कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान, राजस्थान माउंट आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर्वत पर। माउंट आबू पर्वत कहां है? अरावली रेंज में, राजस्थान में। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू अरावली पर्वत पर स्थित है। किसने बनवाया था बेटा? ये सोलंकी शासक भीमदेव फर्स्ट ने ये बनवाया था, यानी कि उनके जो मंत्री थे विमल शाह के द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न 25। प्रथम भारतीय मिस्टर यूनिवर्स कौन थे? देखिए, प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स तो आपको पता है, सुष्मिता सेन। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। पर लेकिन ये पूछ रहा है मिस्टर यूनिवर्स, ठीक है? तो यहां पर बात हो रही है कौन कौन ऑप्शन में है? मनोहर एच, दारा सिंह, प्रेमचंद डोगरा, सुहास खामकर। तो ज्यादातर लोगों का दिमाग जो है वो दारा सिंह की तरफ जा रहा होगा कि वो एक अच्छे पहलवान थे। तो देखिए, जो मनोहर एच थे वो एक बॉडी बिल्डर थे जिनकी हाइट थी 4 फुट कुछ, है ना, 4 फुट के थे वो, बहुत अच्छी बॉडी थी उनकी। और 104 साल की आयु में इनकी मृत्यु हुई। लोग कहते हैं बॉडी बिल्डर जल्दी मर जाते हैं। अगर बॉडी बिल्डर नेचुरल हो, है ना, नेटी गाय हो, नेटी गाय ओरिजिनल वाला हो, ये नहीं कि आजकल की यूथ की तरह इंजेक्शन ठूके जा रहे हैं, अपने आप को नेचुरल बता रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। क्लियर? मनोहर एच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? मनोहर एच। पहले मिस्टर यूनिवर्स, प्रथम भारतीय मिस्टर यूनिवर्स कौन है? मनोहर एच। क्लियर? अगला प्रश्न देखेंगे। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहां पे बता रहा हरिजन। तो देखिए, हरिजन शब्द किसने इस्तेमाल करा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी कहा करते थे
कि हिंदू सब एक है, शूद्र भी सब एक है ना। तो जो हिंदू हैं, जो शूद्र हैं, वो हिंदू में आते हैं। क्लियर। तो वो क्या है, हरि के जन है, हरिजन है। इन्होंने ऐसा क्यों करा, ताकि हिंदू धर्म की अस्पृश्यता यानी छुआछूत खत्म हो जाए। क्लियर रहेगी बात। तो यहां पर हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो की गई है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। ठीक, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। महात्मा, देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1922 में। किसने किया, महात्मा गांधी ने। ये हम याद करते हैं, 1922 भी क्वेश्चन के अंदर ही आ गया, महात्मा गांधी भी क्वेश्चन के अंदर आ गया, आंदोलन असहयोग है ये भी इसके अंदर ही आ गया। तो जो आपको याद होता है वो तो प्रश्न में आ गया। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए हमें। तो क्यों हुआ था, ऐसा हुआ था असहयोग आंदोलन इसलिए हुआ बंद क्योंकि एक कांड हुआ जिसे हम कहते हैं चोरी चोरा कांड, है ना। देखिए अंग्रेज सरकार के द्वारा, अंग्रेज सरकार के दबाव में आकर, महात्मा गांधी दबाव में नहीं थे। क्लियर हो गई बात। अंग्रेज दबाव में आ गए थे, अगर ये आंदोलन बंद नहीं होता तो, और हो सकता है अंग्रेज सभी छोड़ के भग जाते। तो अंग्रेज सरकार का दबाव तो था ही नहीं, ठीक है, उनके दबाव में आकर नहीं, पहला गलत हो जाएगा। भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, भैया महात्मा गांधी को बहुत सपोर्ट था, आप समझ सकते हैं इस बात को। जब वो चला करते थे तो उनके पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। ना यकीन हो तो आप देख लेना, 500 का जो नोट होता है, जो उसके पीछे महात्मा गांधी लाठी लेकर चल रहे हैं और पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। तो महात्मा गांधी को सपोर्ट तो पूरा था, तो ये भी गलत हो जाएगा कि सपोर्ट नहीं मिला। फिर आता है चोरी चोरा कांड हिंसात्मक घटना के कारण, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी, चोरी चोरा कांड के कारण ही क्या हुआ था, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। क्योंकि चोरी चोरा कांड में क्या होता है कि पुलिस चौकी को जला दिया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के 22 अधिकारी यानी कि 22 जो पुलिस वाले होते हैं वो जलकर मर जाते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा को मानते थे, यहां पर हिंसा हो गई चोरी चोरा कांड में, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। तो ये इस बात से गुस्सा हो गए और इन्होंने यह आंदोलन को बंद कर दिया। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मीद है कि यह आपको बात क्लियर हो गई होगी। भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए पहले के पीएसएस में मैं बता चुका हूं कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अली बंधुस लिखा हुआ था ना, अली ब्रदर्स, तो आंसर आता अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन है, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं भैया ये तो महात्मा गांधी जी का है, इसे हटा दो। खिलाफत आंदोलन ये बिल्कुल सही है, दिल्ली चलो आंदोलन, बारदोली आंदोलन दोनों कट हो जाएंगे, खिलाफत आंदोलन बिल्कुल सही होगा। शौकत अली और मोहम्मद अली ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व करा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करा, बी इज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया लेकिन इल्तुतमिश ने इसे समाप्त करो, इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवा दिया। क्लियर हो गई बात। कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने पूरी डिटेल बताई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने ये कुतुब मीनार वाली बात पूरी बताई थी। और देखो आज हूबहू क्वेश्चन आपके सामने सेट पेपर में है। तो देखिए हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बहुत सोच समझकर, बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके ये सेट बनाए जाते हैं, जिससे आपका भला हो सके, आपके साथियों का भला हो सके और आपकी जॉब का जो सपना है वो पूरा हो सके। चलिए फिलहाल प्रश्न का आंसर देखते हैं। ठीक है, तो कौन सी मीनार थी भैया, वो कुतुब मीनार इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण करवाई गई। और कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी, 1210 में चौगान पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, ये कारण था, इसलिए कंप्लीट नहीं करवा पाया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव जो होते हैं उनके संरक्षण का प्रभावी तरीका कौन सा होगा। परभक्षियों को दूर भगाना, परभक्षियों को दूर भगाने से तो नहीं होगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राकृतिक आवासों का परीक्षण, हाँ प्राकृतिक आवासों, अगर आवासों का परिरक्षण करेंगे
तो क्या होगा, वन्य जीवों में सुधार आने लग जाएगा। ठीक है, फिर भी हम आगे के ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है इससे कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए। रोगों में विरोधक टीका लगाना, रोगों में विरोधक टीका लगाना, इससे तो कोई तालमेल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, इसे हटा देते हैं। जनन नीति को शुरुआत करना, जनन नीति, ये भी गलत हो गया बेटा, तो बी ऑप्शन ही इसका सही है। प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण करना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण करने से क्या होगा, वन्य जीव संरक्षण में सुधार होगा। ठीक है, प्रभाव होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? जैव भार का उल्टा पिरामिड की बात कर रहा है बेटा। तो पहला ऑप्शन है वन पारिस्थितिकी तंत्र, वन से नहीं होगा बेटा, ये गलत हो गया। मरुस्थल या घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, नहीं ये भी नहीं होगा, घास मरुस्थल से भी कोई मतलब नहीं है। चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र, चारागाह से भी कोई लेना देना नहीं है, पशुओं के चारा से भी कोई लेना देना नहीं है। तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि क्योंकि क्या होता है तालाब में, क्योंकि तालाब में छोटी मछलियां, छोटी मछलियों के साथ साथ, छोटी मछलियों के साथ साथ अन्य जीव भी होते हैं, अन्य जीव भी होते हैं। क्लियर रहेगी बेटा बात, छोटी मछलियों के साथ साथ अन्य जीव भी होते हैं, तो इसीलिए तालाब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का उल्टा होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, यहां पर बात कर रहा है नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसतन सामान्य तापमान कितना होगा? तो हमारा जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जो आम थर्मामीटर से हम नापते हैं, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यहां पे ऑप्शन दिए 32 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल गलत। 98 डिग्री सेल्सियस, गलत। 40 डिग्री सेल्सियस, बेटा ये भी गलत। मैंने अभी बताया 37 डिग्री सेल्सियस इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी संश्लिष्ट बहुलक हैं। संश्लिष्ट बहुलक कौन सा है, ये यहां पर बात कर रहा है। ठीक है, संश्लिष्ट बहुलक, पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमामाइड, पॉलीकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन इज द करेक्ट आंसर। यह एक क्या है, संश्लिष्ट बहुलक है। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन, बेटा पित्त के उत्पादन की बात कर रहा, उत्पादन। ठीक है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट की बात हो रही है। स्टमक, पेट में नहीं। अग्नाशय, अधिकतर बच्चों का दिमाग अग्नाशय पर जाएगा, पेंक्रियाज पर। क्या पेंक्रियाज पित्त, पित्त पेंक्रियाज हो गया तो आंसर हो गया? नहीं भैया, गलत हो जाएगा ये। पित्ताशय, पित्ताशय भी नहीं होगा बेटा, पित्ताशय के अंदर तो रखा जाएगा। ठीक है, वही जो पित्त है वो पित्ताशय के अंदर तो होगा इकट्ठा। पित्त मतलब है रस की बात, लीवर, जिगर, यकृत, यकृत लीवर की बात हो रही है, यकृत, लीवर, जिगर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यकृत लीवर से क्या होता है, एक रस निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं जो कि होते हैं पित्त। उन एंजाइम्स को ही एकत्र रूप में क्या कहेंगे, पित्त कहेंगे। पित्त पहुंचेगा कहां पर, पित्ताशय में। तो पित्त, पित्त का उत्पादन बात कर रहा है, पित्त का उत्पादन तो पहले होगा ना, पित्ताशय में बाद में, तो ये कट गया। अग्नाशय में होगा नहीं, पेट तो पूरा हो गया, कहां का गिनोगे। तो जिगर यानी बात हो रही है लीवर की, यकृत की बात हो रही है, वहां से पित्त रस निकलेगा, पित्ताशय में पहुंचेगा। तो पित्त रस जब निकलेगा, उत्पादन की तो बात कर रहा है, कहां से प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गई बात, तो जिगर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से बेटा घेंगा होता है। ठीक है, ग्वाटर, ग्वाटर घेंगा। डी इज अ करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीलिया, पोलियो, टाइफाइड, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तो बेटा फाउंडर हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? ये तो फाउंडर है, संस्थापक हैं। ये फाउंडर हैं, संस्थापक गुलाम वंश के और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं। क्लियर हो जाएगी बात। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश भी गुलाम वंश में ही आता है। ये इलवारी वंश के संस्थापक हैं। गुलाम वंश भी, गुलाम वंश मामलुक वंश स्लेव डायनेस्टी जो है वो दो पार्ट में, एक है ऐबकई और एक है इलवारी। इलवारी वंश के संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के अंदर ही ये इलवारी के संस्थापक हैं। इलवारी वंश के संस्थापक हैं, गुलाम वंश के नहीं है। अंतिम राजा नहीं है, ठीक है। गुलाम वंश में राजा तो है। अब आती है कैकुबाद। कैकुबाद सही आंसर है। क्लियर। बलबन, बलबन भी बीच में बेटा आएगा, है ना, बलबन भी बीच में आएगा। तो कैकुबाद क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद। पर लेकिन इसके अलावा अगर एक ऑप्शन और एग्जाम में आ जाता तो तब आप कैकुबाद नहीं लगाते आंसर, तब आप क्या लगाते? अंतिम शासक। अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन होगा? क्यूमर्स। क्यूमर्स या कैकुबाद, या फिर कौन? कैकुबाद। देखो यहां पे लिखा हुआ है कैकुबाद। क्लियर हो गई बात। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप चुनेंगे क्यूमर्स को। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स, पर लेकिन क्यूमर्स यहां ऑप्शन में नहीं आया है तो कैकुबाद सही आंसर हो जाएगा। अगर क्यूमर्स ऑप्शन में होता तब आप क्यूमर्स को आंसर लगाते, क्यूमर्स करेक्ट होता। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक, तो हर्यक वंश के संस्थापक अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, महापद्म नंद। तो महापद्म नंद जो है ये है नंद वंश के संस्थापक। नंद वंश के फाउंडर, संस्थापक। ठीक है। नंदवंश के संस्थापक जिसका राजा है धनानंद लास्ट, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य हराएगा चाणक्य की सहायता से और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। उदयन की बात करें, उदयन क्या है बेटा? उदयन हर्यक वंश का ही राजा है। इसने पाटलिपुत्र शहर बताया बसाया था। उदयन ने क्या करा? पाटलिपुत्र बसाया। उदयन ने बेटा क्या करा? पाटलिपुत्र शहर बसाया था। पाटलिपुत्र बसाया, गंगा और सोन नदी के मध्य। गंगा और सोन नदी के मध्य। और पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया इसने। पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। उसी ने बसाया इसे गंगा सोन नदी पर। फिर आता है आपका कौन सा? बिंबिसार। बिंबिसार क्या है? हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। हर्यक वंश का संस्थापक बी इज अ करेक्ट आंसर। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा है। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा है। बिंबिसार का पुत्र। क्लियर। अजातशत्रु। देखिए हर्यक वंश का जो संस्थापक है बिंबिसार, उसका बेटा है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता को मारेगा और राजा बन जाएगा। फिर अजातशत्रु के बाद आएगा उदयन। उदयन भी अपने पिता को मारेगा, वो राजा बन जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे? ये अपने पिता को मारकर ही राजा बनेंगे। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इस वंश को, इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं।
ठीक है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में यह आ जाए कि पितृहंता वंश के संस्थापक कौन थे, तब भी आंसर बिंबिसार ही आएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब इस सेट पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएसएस का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्ता प्रणाली किसने शुरू करी थी? इक्ता प्रणाली भूमि से जुड़ी हुई प्रणाली है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, इक्ता, ई से इल्तुतमिश, ये ट्रिक हो जाएगी इसको याद करने की। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। तो इक्ता प्रणाली किसने शुरू करी बेटा? इल्तुतमिश द्वारा शुरू करी। बी इज अ करेक्ट आंसर। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू करी, बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में डिटेल वाइज हम पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री की मैराथन क्लास में। मिलते हैं बहुत जल्द आपको आने वाले टेस्ट सीरीज में। ठीक है, अब PSS 10 में आपको हम मिलेंगे। चलिए, तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम पर आपको सभी प्रकार के नोट्स आपको मिल ही जाते हैं। nextgenplus.in आपने फॉलो कर लिया होगा, नोटिफिकेशंस आपको इसमें मिल जाएंगी और शॉर्ट्स वीडियो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्टजेन प्लस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका प्यार हमें इसी प्रकार से मिलता रहे और हम भी ग्रोथ होते रहें। ठीक है, जितना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, आपके लिए हमारी टीम काम करेगी। nextgenplus.in वेबसाइट पर जाकर आप मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और उनके मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो हम अपनी पूरी टीम को पूरी तैयारी के साथ लेकर आए हैं। ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप हमारी प्ले स्टोर पर जाकर, चाहे वो आपका एंड्रॉयड फोन हो, चाहे वो आपका एप्पल का फोन हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।